हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी विथ स्मार्टनेस। आई होप कि आप जहां भी होंगे स्वस्थ एवं सुरक्षित होंगे। तो दोस्तों, बात करें आज के वीडियो के बारे में, तो आज हम साइंस जीके के टॉप 50 क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं। इन क्वेश्चंस को आप बहुत सारे एग्जाम्स में देख भी चुके होंगे और आगे भी इनमें से बहुत सारे क्वेश्चंस को आप देखने वाले हैं। तो आपको सभी क्वेश्चंस को बड़ी ध्यान से देखना है और सभी क्वेश्चंस को फोकस होकर देखना दोस्तों। किसी क्वेश्चन को इग्नोर नहीं करना, क्योंकि कोई भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकता है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए, जिससे कि आपको आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन टाइम पर मिलती रहेगी। ठीक है, तो आई होप आपने कर लिया होगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन आपका, 2 वर्षीय पौधे का उदाहरण कौन सा है? दोस्तों, 2 वर्षीय पौधे का उदाहरण कौन सा है? ऑप्शन के पास पत्ता गोभी, गाजर, चुकंदर, उपरोक्त सभी। तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर डी, जो कि है उपरोक्त सभी। दोस्तों, 2 वर्षीय पौधे हैं जो कि पत्ता गोभी भी है, गाजर भी और चुकंदर भी है। तो आपके चारों ऑप्शन, तीनों ऑप्शन राइट हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अमाशय को 3 भागों में विभाजित किया जा सकता है, ये कौन से हैं? दोस्तों, अमाशय को 3 भागों में विभाजित किया जा सकता है, ये कौन से हैं? तो ऑप्शन है जठर निर्गर्मी, जठरागम या फर्डिस या फिर उपरोक्त तीनों। तो इसमें जो आपका राइट आंसर है, अमाशय को 3 भागों में विभाजित किया जा सकता है, इसमें है ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त तीनों। दोस्तों, तीनों ही आंसर आपके राइट हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आहार नाल की दीवार में ग्रसिका से मलाशय तक कितने स्तर होते हैं? दोस्तों, आहार नाल की दीवार में ग्रसिका से मलाशय तक कितने स्तर होते हैं? तो ऑप्शन आपके पास 5, 4, 8, 9। तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी है, जो कि है 4। दोस्तों, अमाशय से आहार नाल की दीवार में ग्रसिका से मलाशय तक 4 स्तर होते हैं। ठीक है, तो आपको याद रखना है 4 स्तर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आहार नाल से संबंधित पाचन ग्रंथियां कौन सी हैं? दोस्तों, आहार नाल से संबंधित पाचन ग्रंथियां कौन सी हैं? ऑप्शन है लार ग्रंथियां, यकृत, अग्नाशय, उपरोक्त सभी। तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी है, जो कि है आपका उपरोक्त सभी। दोस्तों, ये जो सभी क्वेश्चंस हैं हम आपके लिए बहुत ही कैलकुलेटेड तरीके से लाए हैं, एनालिसिस करके लाए हैं, कि जो कि आपको एग्जाम में पूछे ही जाएंगे। तो आपको सभी क्वेश्चंस को बड़े ध्यान से देखना है। ठीक है ना, तो आपको कोई भी क्वेश्चन मिस नहीं करना है। इसका आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी है, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इटालियन शरीर क्रिया वैज्ञानिक अल्फोंसो कोर्टी का जन्म कब हुआ? दोस्तों, इटालियन शरीर क्रिया वैज्ञानिक अल्फोंसो कोर्टी का जन्म कब हुआ? 4 ऑप्शन हैं 1925, 1834, 1931, 1822। तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी है, जो कि 1822। अल्फोंसो कोर्टी का जन्म हुआ था 1822 में, जो कि इटालियन शरीर क्रिया वैज्ञानिक हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्लाज्मा में उपस्थित मुख्य प्रोटीन कौन से हैं? प्लाज्मा में उपस्थित मुख्य प्रोटीन कौन से हैं? तो ऑप्शन आपके पास ए एल्बुमिन, बी ग्लोबुलिन, सी फाइब्रोनोजन या फिर डी उपरोक्त सभी। तो इसमें जो आपका राइट आंसर है दोस्तों, प्लाज्मा में उपस्थित मुख्य प्रोटीन है ऑप्शन नंबर डी, जो कि आपका उपरोक्त सभी। ठीक है, ये तीनों ही आपके सही हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किन्हें संयुक्त रूप से संगठित पदार्थ कहते हैं? दोस्तों, किन्हें संयुक्त रूप से संगठित पदार्थ कहते हैं? तो ऑप्शन है ए प्लेटलेट्स, बी ल्यूकोसाइट, सी इरिथ्रोसाइट या फिर डी उपरोक्त सभी। तो इसमें जो आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी है। इसमें सभी को संगठित पदार्थ कहा जाता है दोस्तों, प्लेटलेट्स को भी, ल्यूकोसाइट को भी और इरिथ्रोसाइट को भी। प्लेटलेट्स दोस्तों आप जानते ही हैं, ल्यूकोसाइट मतलब WBC होता है और इरिथ्रोसाइट मतलब RBC होता है, वाइट ब्लड सेल एंड रेड ब्लड सेल। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। श्वसन गतिविधियों में सम्मिलित वायु के आयतन का आकलन किसकी सहायता से किया जा सकता है? दोस्तों, श्वसन गतिविधियों में सम्मिलित वायु के आयतन का आकलन किसकी सहायता से किया जा सकता है? तो ऑप्शन है लाइपेस, रेनिन, स्पाइरोमीटर, वायु कुपका। तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, जो कि है स्पाइरोमीटर। दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। आपको याद रखना है,
श्वसन गतिविधियों में जो सम्मिलित वायु के आयतन का आकलन स्पायरोमीटर की सहायता से किया जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अल्फोंसो कोर्टी का लेख किस साल प्रकाशित हुआ? दोस्तों, अल्फोंसो कोर्टी का लेख किस साल प्रकाशित हुआ? तो चार ऑप्शन है, ए 1947, 1951 या फिर 1937। तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी है, जो कि है 1951। दोस्तों, अल्फोंसो कोर्टी का जो लेख प्रकाशित हुआ था वह 1951 में ही प्रकाशित हुआ था। और इनका जन्म आपने अभी देखा 1822 में हुआ था, जो कि इटालियन शरीर क्रिया वैज्ञानिक थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अल्फोंसो कोर्टी का देहांत किस वर्ष हुआ था? दोस्तों, अल्फोंसो कोर्टी का देहांत किस वर्ष हुआ था? ऑप्शन है 1757, 1806, 1906 या फिर 1888। तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी है 1888। अल्फोंसो कोर्टी का जो देहांत हुआ था 1888 में हुआ था। दोस्तों, इसके पहले हमने अभी देखा इनका जन्म 1822 में हुआ था, और इनकी जो प्रकाशित हुआ था इनका जो लेख 1951 में हुआ था, और इनकी जो मृत्यु हुई थी वह 1888 में हुई थी। और यह इटालियन मतलब इटली के थे। अल्फोंसो कोर्टी नाम याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब। वयस्क मनुष्य में 32 स्थायी दंत होते हैं, जिनके 4 प्रकार कौन से हैं? दोस्तों, वयस्क मनुष्य में 32 स्थायी दंत होते हैं, जिनके 4 प्रकार कौन से हैं? ऑप्शन है रद्रक, कृतक, अग्रचवर्णक और चवर्णक। तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। दोस्तों, 32 दांत होते हैं, जो इनमें 4 प्रकार होते हैं, रद्रक भी होते हैं, कृतक भी होते हैं, अग्रचवर्णक भी होते हैं और चवर्णक भी होते हैं। ठीक है, तो आपको चारों ही याद रखने हैं, क्योंकि यही चारों 4 प्रकार के दांत पाए जाते हैं आपके पास। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जिह्वा किसके जरिए मुख गुहा के आधार से जुड़ी होती है? दोस्तों, जिह्वा से यहाँ पे मतलब है आपकी जीभ। जीभ किसके जरिए मुख गुहा के आधार से जुड़ी होती है? तो ऑप्शन है हिस्टोन, प्लंक, फ्रेनुलम, लोमोटिन। तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी है, फ्रेनुलम। दोस्तों, अगर आपको क्वेश्चन पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ लास्ट में कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा कि आपको क्वेश्चंस कैसे लगे हैं, और आपको कोई भी सजेशन देना तो आप वो भी बता सकते हैं। और आपको किस टॉपिक पे और वीडियोस चाहिए तो आप ये भी हमको लास्ट में कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जिह्वा की ऊपरी सतह पर छोटे छोटे उभार के रूप में क्या होते हैं? तो ऑप्शन है पिप्पल यानी पैपिला, करेक, अनुफ्लोम, परिचय। तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, जो कि है पिप्पल या फिर पैपिला। ठीक है, तो जिह्वा की ऊपरी सतह पर छोटे छोटे उभार के रूप में पिप्पल या पैपिला होते हैं, नाम याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जिह्वा में कहाँ पर स्वाद कलिकाएँ होती हैं? मतलब जीभ में कहाँ पर स्वाद कलिकाएँ होती हैं? ऑप्शन है जाइलम, मेटाजाइलम, कुतिल्क्ल या फिर पिप्पल पैपिला। तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी है, पिप्पल पैपिला। दोस्तों, जीभ में पिप्पल पैपिला में ही स्वाद कलिकाएँ पाई जाती हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? दोस्तों, मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? ऑप्शन है ए फेफड़े, बी दिल, सी यकृत और डी आहार नाल। तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी है, मनुष्य के शरीर की जो सबसे बड़ी ग्रंथि है वह यकृत है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यकृत ग्रंथि का वयस्क में वजन लगभग कितना होता है? यकृत ग्रंथि का वयस्क मनुष्य में वजन लगभग कितना होता है? तो 4 ऑप्शन हैं, इसमें जो आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी है। दोस्तों, लगभग 1.2 से 1.5 kg होता है, जो कि यकृत का वजन होता है। ठीक है, एक वयस्क मनुष्य में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अमाशय कितने घंटे तक भोजन का संग्रहण कर लेता है? तो 4 ऑप्शन है, 4 से 5 घंटे, 1 से 2 घंटे, 6 से 7 घंटे या फिर 2 से 3 घंटे। तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए है, 4 से 5 घंटे। अमाशय 4 से 5 घंटे तक भोजन का संग्रहण कर लेता है।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अमाशय की पेशी दीवार के संकुचन से भोजन अम्लीय जठर रस से पूरी तरह मिल जाता है, जिसे क्या कहते हैं। दोस्तों, अमाशय की पेशी दीवार के संकुचन से भोजन अम्लीय जठर रस से पूरी तरह मिल जाता है, जिसे क्या कहते हैं। ऑप्शन है पेरिन, एक्वापोरिन, पेप्सिन या फिर डी कायम। तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी कायम। दोस्तों, राइट आंसर आपका कायम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वायुमंडलीय O2 और कोशिकाओं में उत्पन्न CO2 के आदान प्रदान की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। दोस्तों, वायुमंडलीय O2 और कोशिकाओं में उत्पन्न CO2 के आदान प्रदान की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। तो ऑप्शन है एपोप्लास्ट, स्क्वासेट्रिक्स, सिम्प्लास्टिक या फिर डी सांस लेने की प्रक्रिया। तो दोस्तों, वायुमंडली में O2 यानी कि ऑक्सीजन और कोशिकाओं में उत्पन्न CO2 मतलब कार्बन डाइऑक्साइड के आदान प्रदान की जो प्रक्रिया होती है उसको हम ऑप्शन नंबर डी जो कि है सांस लेने की प्रक्रिया कहते हैं। ठीक है, जिसमें हम O2 को ग्रहण करते हैं और CO2 को निकालते हैं। ठीक है, तो आपको याद रखना है सांस लेने की प्रक्रिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जलीय आर्थ्रोपोडा तथा मोलस्का में श्वसन विशेष संवहनी संरचना से होता है, जिसे क्या कहते हैं। जलीय आर्थ्रोपोडा और मोलस्का में श्वसन विशेष संवहनी संरचना से होता है, जिसे क्या कहते हैं। ऑप्शन है सहजन, एपोप्लास्टस, क्लोम, नेफ्रॉन। तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी है। दोस्तों, क्लोम। जलीय आर्थ्रोपोडा तथा मोलस्का में जो श्वसन विशेष संवहनी संरचना से होता है उसे हम क्लोम कहते हैं, क्लोम। नेक्स्ट देखते हैं। स्वस्थ मनुष्य लगभग कितनी मिलीलीटर वायु प्रति मिनट की दर से अंतःश्वसित और निश्वासित कर सकता है। तो यानी कि दोस्तों कितना ग्रहण करता है, कितना निष्कासित करता है, आपसे पूछा गया है। तो ऑप्शन है 10,000 से 12,000 मिलीलीटर, 8,000 से 10,000 मिलीलीटर, 12 से 14,000 मिलीलीटर या फिर 6 से 8,000 मिलीलीटर। तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी है, 6 से 8,000 मिलीलीटर। एक स्वस्थ मनुष्य लगभग 1 मिनट में 6,000 से 8,000 मिलीलीटर वायु को ग्रहण करता है और निष्कासित भी कर सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वायु आयतन की वह अतिरिक्त मात्रा जो एक व्यक्ति बलपूर्वक अंतःश्वसित कर सकता है, यह औसतन कितनी होती है। दोस्तों, वायु आयतन की वह अतिरिक्त मात्रा जो एक व्यक्ति बलपूर्वक अंतःश्वसित कर सकता है, यह औसतन कितनी होती है। तो ऑप्शन है आपके पास 1,000 से 1,100 मिलीलीटर, 13 से 1,400 मिलीलीटर, 7 से 800 मिलीलीटर या फिर 14 से 1,500 मिलीलीटर। यहाँ पे जो आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी ए है दोस्तों, 1,000 से 1,100 मिलीलीटर। दोस्तों, यही है उसकी जो मात्रा है जो कि एक स्वस्थ मनुष्य वायु आयतन की वह अतिरिक्त मात्रा है जो बलपूर्वक अंतःश्वसित कर सकता है। ठीक है, 1,000 से 1,100 मिलीलीटर। और वैसे स्वस्थ मनुष्य औसतन कितनी ले सकता है, 6,000 से 8,000, और एक्स्ट्रा जो ले सकता है वह 1,000 से 1,100 मिलीलीटर। नेक्स्ट देखते हैं। वायु का वह आयतन जो बलपूर्वक निश्वसन के बाद भी फेफड़ों में शेष रह जाता है, क्या कहलाता है। वायु का वह आयतन जो बलपूर्वक निश्वसन के बाद भी फेफड़ों में रह जाता है, क्या कहलाता है। ऑप्शन है अंतःश्वसन क्षमता, अवशिष्ट आयतन, एम अवस्था या फिर डी यूरेसिल। तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी है, अवशिष्ट आयतन। वायु का वह आयतन जो बलपूर्वक निश्वसन के बाद भी फेफड़ों में रह जाता है वह अवशिष्ट आयतन कहलाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बलपूर्वक निश्वसन के बाद वायु की वह अधिकतम मात्रा जो एक व्यक्ति अंतःश्वसित कर सकता है, क्या कहलाती है। दोस्तों, बलपूर्वक निश्वसन के बाद वायु की वह अधिकतम मात्रा जो एक व्यक्ति अंतःश्वसित कर सकता है, क्या कहलाती है। ऑप्शन है श्वसन क्षमता, जैव क्षमता, गतिक क्षमता या फिर सभी गलत। तो इसमें जो आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी है, जो कि आपका जैव क्षमता। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
बलपूर्वक निःश्वसन के बाद बलपूर्वक निःश्वसन के पश्चात फेफड़ों में समायोजित वायु की कुल मात्रा क्या कहलाती है? तो ऑप्शन है फेफड़ों की कुल क्षमता, निःश्वसन क्षमता, जैव क्षमता या फिर अंतः श्वसन क्षमता। तो इसमें जो आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, फेफड़ों की कुल क्षमता। दोस्तों, बलपूर्वक निःश्वसन के पश्चात फेफड़ों में समायोजित वायु की कुल मात्रा क्या कहलाती है? तो आंसर आपका फेफड़ों की कुल क्षमता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 97% मतलब 97% O2 ऑक्सीजन का परिवहन रक्त में किस रंग की कणिकाओं से होता है? दोस्तों ऑप्शन है विलयन, जालक, लाल रक्त कणिकाओं या फिर सभी गलत। तो इसमें जो आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी है दोस्तों, लाल रक्त कणिकाओं। लाल रक्त कणिकाओं में ही 97% O2 मतलब ऑक्सीजन का परिवहन रक्त में होता है। ठीक है, तो आपको याद रखना है ऑप्शन नंबर सी, लाल रक्त कणिकाओं के द्वारा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हीमोग्लोबिन के साथ उत्क्रमणीय ढंग से बंधकर ऑक्सीजन किसका गठन कर सकता है? दोस्तों, हीमोग्लोबिन के साथ उत्क्रमणीय ढंग से बंधकर ऑक्सीजन किसका गठन कर सकता है? ऑप्शन है स्केल, आयरन स्थिरांक, ऑक्सी हीमोग्लोबिन, समांग साम्यावस्था। तो इसमें जो आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ऑक्सी हीमोग्लोबिन। दोस्तों, हीमोग्लोबिन के साथ उत्क्रमणीय ढंग से बंधकर ऑक्सीजन ऑक्सी हीमोग्लोबिन का गठन कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड किस रूप में हीमोग्लोबिन के जरिए वहन की जाती है? दोस्तों, कार्बन डाइऑक्साइड किस रूप में हीमोग्लोबिन के जरिए वहन की जाती है? तो ऑप्शन है सेट्रिक अम्ल, इलेक्ट्रॉन, कार्बोमिनो हीमोग्लोबिन या फिर डी कार्बन। तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी है, कार्बोमिनो हीमोग्लोबिन। दोस्तों, कार्बन डाइऑक्साइड कार्बोमिनो हीमोग्लोबिन के रूप में ही हीमोग्लोबिन के जरिए वहन की जाती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस प्रोटीन की आवश्यकता रक्त का थक्का बनाने या स्कंदन में होती है? दोस्तों, किस प्रोटीन की आवश्यकता रक्त का थक्का बनाने या स्कंदन में होती है? ऑप्शन है लाइगेजेज, पेप्टाइड बंध, ग्लूकोसमिन, फाइब्रोनोजन। तो इसमें जो आपका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी है, फाइब्रोनोजन। फाइब्रोनोजन जो प्रोटीन है उसी की आवश्यकता होती है रक्त का थक्का बनाने या फिर स्कंदन में। तो नाम याद रखना आपको, जो कि है आपका फाइब्रिनोजन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस प्रोटीन का उपयोग परासरणी संतुलन के लिए होता है? दोस्तों, किस प्रोटीन का उपयोग परासरणी संतुलन के लिए होता है? ऑप्शन है एपोप्लास्ट, ट्रिप्सिन, सिम्प्लास्टिक, एल्बुमिन। तो इसमें जो आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी है, एल्बुमिन। दोस्तों, एल्बुमिन प्रोटीन का उपयोग होता है परासरणी संतुलन के लिए। ठीक है, नाम याद रखना है एल्बुमिन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बिना थक्का स्कंदन कारकों के प्लाज्मा को क्या कहते हैं? दोस्तों, बिना थक्का स्कंदन कारकों के प्लाज्मा को क्या कहते हैं? ऑप्शन है लाइगेज, सीरम, थाइमिन या फिर लाइजेज। तो इसमें जो आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, दोस्तों सीरम कहा जाता है बिना थक्का स्कंदन कारकों के प्लाज्मा को। नाम याद रखना है सीरम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आरबीसी लाल रक्त कणिकाओं की औसत आयु कितनी होती है? तो ऑप्शन है 120 दिन, 125 दिन, 133 दिन या फिर 127 दिन। तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए है दोस्तों, 120 दिन। आरबीसी का जो जीवन काल होता है वो आपका 120 दिन का होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लाल रक्त कणिकाओं का कब्रिस्तान किसे कहते हैं? दोस्तों, लाल रक्त कणिकाओं का कब्रिस्तान किसे कहते हैं? तो ऑप्शन है प्लीहा, कैलोसम, पोन्स, शांत अवस्था। तो इसमें जो आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, जो कि है आपका दोस्तों प्लीहा। लाल रक्त कणिकाओं यानी कि आरबीसी का जो कब्रिस्तान कहा जाता है वह प्लीहा कहा जाता है, इसका स्प्लीन भी बोला जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसे हीमोग्लोबिन के अभाव के कारण तथा रंगहीन होने से उसे श्वेत रुधिर कणिकाएं भी कहते हैं? दोस्तों, किसे हीमोग्लोबिन के अभाव के कारण रंगहीन होने से उसे श्वेत रुधिर कणिकाएं भी कहते हैं? तो ऑप्शन है मोलन्स, नोड, ल्यूकोसाइड,
स्पेक्ट्रोमेट्री। दोस्तों यहाँ पे आपको बताना है कि WBC किसे कहा जाता है। तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ल्यूकोसाइट। दोस्तों WBC वाइट ब्लड सेल्स को ही बोला जाता है ल्यूकोसाइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ल्यूकोसाइट की रक्त में उपस्थिति किस अनुपात में प्रति घन मिलीमीटर होती है? दोस्तों ल्यूकोसाइट की रक्त में उपस्थिति किस अनुपात में प्रति घन मिलीमीटर होती है? ऑप्शन आपके पास हैं 4000 से 6000, 5000 से 6000, औसतन 6000 से 8000 या फिर 8000 से 10000। तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर सी है, औसतन 6000 से 8000। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। रक्त के अलावा कौन सा एक अन्य शरीर द्रव्य भी कुछ विशेष तत्वों के परिवहन में सहायता करता है? रक्त के अलावा कौन सा एक अन्य शरीर द्रव्य है जो कि विशेष तत्वों के परिवहन में सहायता करता है? ऑप्शन है ए लसिका, बी बोलस, सी फाइम और डी अन्य। तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए है दोस्तों, लसिका। लसिका ही है जो रक्त के अलावा कुछ विशिष्ट तत्वों के परिवहन में सहायता करता है। नेक्स्ट देखते हैं। प्रद्रव रक्त के आयतन का लगभग कितना प्रतिशत है? दोस्तों प्रद्रव रक्त के आयतन का लगभग कितना प्रतिशत है? ऑप्शन है ए 49%, 41%, लगभग 55%, 44%। तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी है, लगभग 55%। 55% होता है दोस्तों लगभग आपका प्रद्रव रक्त के आयतन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक स्वस्थ मनुष्य के शरीर में प्रति 100 मिलीलीटर रक्त में लगभग कितने ग्राम हीमोग्लोबिन पाया जाता है? एक स्वस्थ मनुष्य के शरीर में प्रति 100 मिलीलीटर रक्त में लगभग कितने ग्राम हीमोग्लोबिन पाया जाता है? ऑप्शन है 10 से 11 ग्राम, 16 से 18 ग्राम, 12 से 16 ग्राम या फिर 11 से 12 ग्राम। दोस्तों यह क्वेश्चन आप IMP के रूप में रख लीजिए क्योंकि एग्ज़ाम में पूछा ही जाएगा। ठीक है, तो इसका जो आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी है, 12 से 16 ग्राम। 100 मिलीलीटर रक्त में 12 से 16 ग्राम हीमोग्लोबिन पाया जाता है। यह एग्ज़ाम में बहुत इम्पॉर्टेंट पूछा ही जाएगा, आप इसको बड़ी अच्छी तरीके से याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट देखते हैं। इरिथ्रोसाइट, ल्यूकोसाइट, प्लेटलेट्स को संयुक्त रूप से संगठित पदार्थ कहते हैं। ये रक्त का लगभग कितने प्रतिशत भाग बनाते हैं? दोस्तों इरिथ्रोसाइट मतलब RBC होता है, ल्यूकोसाइट मतलब WBC होता है, प्लेटलेट्स और इन तीनों को मिलाकर संगठित पदार्थ बनते हैं। तो यह रक्त का कितने प्रतिशत भाग बनाते हैं आपको बताना है। ऑप्शन है 47%, 37%, 50% या फिर 45%। तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी है, 45%। दोस्तों इरिथ्रोसाइट, ल्यूकोसाइट, प्लेटलेट्स इन तीनों को जो मिलाकर रक्त का लगभग 45% बनता है। ठीक है, हिस्सा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कुछ पौधों में प्रकाश की अवधि संकट क्रांतिक अवधि से कम चाहिए, इस तरह के पौधों के समूह को क्या कहते हैं? ऑप्शन है दीर्घ प्रदीप्तकाली पौधे, प्रदीप्तकाली पौधे, अल्प प्रदीप्तकाली पौधे या फिर ऑप्शन डी है सभी गलत। तो इसमें जो आपका राइट आंसर है दोस्तों वह है ऑप्शन नंबर ए, दीर्घ प्रदीप्तकाली पौधे। दोस्तों कुछ पौधे में प्रकाश की अवधि संकट क्रांतिक अवधि से कम चाहिए, इस तरह के पौधे के जो समूह को दीर्घ प्रदीप्तकाली पौधे कहते हैं। नाम याद रखना, दीर्घ प्रदीप्तकाली पौधे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ऐसे पौधे जिनमें प्रकाश की अवधि एवं पुष्पन प्रेरित करने में कोई संबंध नहीं होता है क्या कहलाते हैं? दोस्तों ऐसे पौधे जिनमें प्रकाश की अवधि एवं पुष्पन प्रेरित करने में कोई संबंध नहीं होता है क्या कहलाते हैं? ऑप्शन है प्रदीप्तकाली, अल्प प्रदीप्तकाली, सभी गलत या फिर तटस्थ प्रदीप्तकाली। तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी है दोस्तों, जो कि है आपका तटस्थ प्रदीप्तकाली। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कुछ पौधों में पुष्पन प्रकाश और अंधकार के सापेक्षित अवधि पर निर्भर करता है, इस घटना को क्या कहते हैं? दोस्तों कुछ पौधों में
पुष्पन, प्रकाश और अंधकार के सापेक्षित अवधि पर निर्भर करता है। इस घटना को क्या कहते हैं? तो ऑप्शन है अल्प प्रदीप्तकाली, प्रदीप्तकाली, दीप्तिकालिता या फिर थिलन। तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी है, दीप्तिकालिता। दीप्तिकालिता इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कुछ पौधों में क्रांतिक अवधि से ज़्यादा प्रकाश की अवधि चाहिए, इस प्रकार के पौधों के समूह को क्या कहते हैं? दोस्तों, कुछ पौधों में क्रांतिक अवधि से ज़्यादा प्रकाश की अवधि चाहिए, इस प्रकार के पौधों के समूह को क्या कहते हैं? ऑप्शन है दीर्घ प्रदीप्तकाली, अल्प प्रदीप्तकाली, उपरोक्त दोनों या फिर दोनों गलत। तो दोस्तों, इसमें जो आपका राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर सी, जो कि है उपरोक्त दोनों, यानी कि दीर्घ प्रदीप्तकाली और अल्प प्रदीप्तकाली। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कौन सा गैसीय पीजीआर अनानास को फूलने तथा फल कलिकता में सहायता करता है? तो ऑप्शन है ए एथिफॉन, साइटोकोमा, एथिलीन, टीसीए। तो इसमें जो आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी है दोस्तों, एथिलीन। कौन सा गैसीय पीजीआर अनानास को फूलने तथा फल कालिकता में सहायता करता है? तो ऑप्शन नंबर सी, एथिलीन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कौन सा गैसीय पीजीआर फूलों एवं फलों में विलगन को तीव्रता प्रदान करता है? कौन सा गैसीय पीजीआर फूलों एवं फलों में विलगन को तीव्रता प्रदान करता है? ऑप्शन है टीसीए, एटीएस, साइट्रोकोमा, एथिफॉन। तो इसमें जो आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी है दोस्तों, एथिफॉन। कौन सा गैसीय पीजीआर फूलों एवं फलों में विलगन को तीव्रता प्रदान करता है? तो ऑप्शन नंबर डी, एथिफॉन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं। तनाव हार्मोन किसे कहते हैं? दोस्तों, तनाव हार्मोन किसे कहते हैं? तो ऑप्शन आपके पास एथिलीन, साइट्रोकोमा, एबीए, एब्सिसिक एसिड या फिर एटीए। तो इसमें जो आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी है दोस्तों, जो कि है एबीए, एब्सिसिक एसिड। इसी को ही बोला जाता है तनाव एसिड। ठीक है, आपको नाम याद रखना है, एबीए एब्सिसिक एसिड को ही तनाव हार्मोन बोला जाता है। ठीक है, तनाव हार्मोन। नेक्स्ट देखते हैं। रक्त का थक्का बनाने या स्कंदन में किस प्रोटीन की आवश्यकता होती है? दोस्तों, रक्त का थक्का बनाने या स्कंदन में किस प्रोटीन की आवश्यकता होती है? ऑप्शन है फाइब्रोनोजेन, अग्वे, स्पोरोटा, कोइनासाइट। तो इसमें जो आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए है, फाइब्रोनोजेन। ठीक है, रक्त का थक्का बनाने में फाइब्रोनोजेन प्रोटीन की ही आवश्यकता होती है। नेक्स्ट देखते हैं। शरीर के प्रतिरक्षा तंत्र में किस प्रोटीन का उपयोग होता है? दोस्तों, शरीर के प्रतिरक्षा तंत्र में किस प्रोटीन का उपयोग होता है? ऑप्शन है नाइडरिया, ग्लोबुलिन, घटपर्णी, स्वान। तो दोस्तों, इसमें जो आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ग्लोबुलिन। शरीर के प्रतिरक्षा तंत्र में ग्लोबुलिन प्रोटीन का उपयोग होता है। नाम याद रखना आपको, ग्लोबुलिन। तो दोस्तों, ये रहे आज के आपके टॉप 50 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, जो कि आपके साइंस में बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल अदा करेंगे अगर आप इनको बड़ी अच्छी तरीके से याद कर लेते हैं और पढ़ लेते हैं। क्योंकि दोस्तों, अगर आप किसी भी एग्ज़ाम में बैठ रहे हैं और उसमें आपको साइंस रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं, तो आपके लिए ये पूरा वीडियो और पूरे क्वेश्चन 50 आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाले हैं। तो आपको पूरा वीडियो एक दो बार रिवाइज़ कर लेना है, जिससे कि आपको सभी क्वेश्चन बहुत अच्छी तरीके से याद हो जाएंगे। ठीक है, तो दोस्तों, आप अपना सजेशन भी हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि आपको क्वेश्चन कैसे पसंद आए। अगर आपको दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो, क्वेश्चन पसंद आए हैं, तो प्लीज़ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। दोस्तों, चलिए मिलते हैं ऐसे वीडियो में, ऐसे ही एक और वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।